हमारे संविधान पे जो प्रोमिनेंट ब्रिटिश इम्प्रिंट है, ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का, वो जब तक प्रोमिनेंट इम्प्रिंट भारत के संविधान पे रहेगा, भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो आम लोगों के हित में, आम लोगों का हित ऐसी नहीं हो सकता। चाहे वो बुलडोजर जस्टिस हो, चाहे वो छात्रों पे जो है जॉब के लिए एग्ज़ाम की प्रक्रिया में हुए बदलाव पे सवाल उठाने पे लाठीचार्ज हो, या कोई अन्य घटना हो। ये दो अभी आसपास की घटना है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई बुलडोजर एक्शन जो है वो पूर्णतः अनैतिक है, क्योंकि जस्टिस करने का काम कार्यपालिका का नहीं है। मैंने इस पे एक वीडियो में बताया था। तो ये जो ब्रिटिश इम्प्रिंट है वो किस तरह है, तो देखिए कि ब्रिटेन की संसद ने तो वैसे पहला एक्ट जो है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक एक्ट पारित करती रही। पिट्स इंडिया एक्ट है, फिर और भी कई एक्ट हैं। उन एक्ट्स की मैंने एक भी अलग वीडियो में चर्चा कर रखी है। लेकिन जो प्रोमिनेंट इम्प्रिंट भारत के संविधान पे वो 3 एक्ट का है। वो 1909 का मॉडल रिफॉर्म्स, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जो हमारा वर्तमान देश का जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इवन हमारा फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें कि जैसे हमने संसदीय लोकतंत्र की जो जिस व्यवस्था को अपनाया है वो भी इन्हीं तीनों एक्ट्स का इम्प्रिंट है। हमने जो फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, परिसंघीयता या संघीयता, इसको हमने एक अलग से वीडियो में बताया हुआ है कि फेडरलिज्म क्या होता है। तो फेडरल कैरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, के केंद्र और राज्य के बीच अधिकारों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। उस फेडरल कैरेक्टर में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों है, जबकि फेडरलिज्म में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में केंद्र राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वो इसलिए है क्योंकि हमारे संविधान पे प्रोमिनेंट इम्प्रिंट जो है वो ब्रिटेन की संविधान का है, ब्रिटेन के संसद के बनाए कानून का है, जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इसलिए हमारे देश में भी फेडरल कैरेक्टर भी है और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। रूल ऑफ लॉ, कानून के जिस शासन को हमने अपनाया है वो तो वैसे तो रूल ऑफ लॉ का जन्म ही यूरोप के समाज में हुआ, और वो आज मॉडर्न डेज में या मॉडर्न टाइम में रूल ऑफ लॉ जो है आज सबसे ग्लैमरस, या कहिए कि वो एक ऐसी बात है कि जो जिस पे चर्चा सारे दुनिया, सारे देश, हर समाज, हर संस्कृति में हो रही है। लेकिन रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ के लिए अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की क्या होती है कि कैसे रूल ऑफ लॉ कायम रखा जाए, या किसी भी इंस्टीट्यूशन की वो अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमारे देश में नहीं। लेकिन ब्रिटिश इम्प्रिंट जब तक इतना प्रभावी रहेगा, आप देखिए कि 65% जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं तीनों एक्ट से लिया हुआ है, और उसमें भी मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो जिस देश के संविधान का 65% से अधिक हिस्सा ब्रिटेन की संसद के बनाए कानून से, और ब्रिटेन की संसद ने भारत में, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को लेके जो ये तीनों कानून है वो भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए या उस सिस्टम को जो है इवॉल्व करने के लिए उस इवोल्यूशन के प्रोसेस में कानून बने हैं। लेकिन उसमें आम जनता को अधिकार देने के बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में प्रैक्टिस में है, वहाँ रूल ऑफ लॉ जिस तरह प्रैक्टिस में और हमारे देश में रूल ऑफ लॉ जिस तरह प्रैक्टिस में, दोनों में बहुत अंतर है। तो क्योंकि वो रूलर्स फ्रेंडली है जो एक्ट ब्रिटेन की संसद ने बनाया, जो शासक वर्ग को, सत्ता में बैठे लोग को, पॉलिटिकल क्लास को, ब्यूरोक्रेसी को जो है इस तरह से संरक्षण देता है या इस तरह से बचाव करता है कि जिसमें संसदीय लोकतंत्र प्रभावी नहीं हो सकता, वो आम लोगों के हित में कभी रिजल्ट नहीं दे पाएगा। थैंक यू।